आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आपकी बार दागियों पर प्रहार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि अब पंचायत चुनाव में अपराधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सीएम योगी के फैसले का कई लोग स्वागत कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी इस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी की पहल से खत्म होगा प्रधानी का खूनी खेल? क्या पंचायत चुनाव से दागियों के बेदखल होने से बदलेगी गांव की तस्वीर और तकदीर? सवाल यह भी कि विपक्षी दलों ने दागियों से इतना लगाव क्यों लगाया है, क्यों इतना प्यार है? पहले रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और प्रहार। यूपी के पंचायत चुनाव से दागी होंगे बाहर। सीएम योगी बदलेंगे प्रधानी की तस्वीर। यूपी में इस समय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब यहां अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सीएम ने इसके लिए अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर गंभीर आपराधिक धाराओं में पंजीकृत मुकदमों वाले व्यक्तियों की सूची मांग दी है। सीएम योगी ने सख्त फरमान के साथ ही अफसरों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। उन्होंने कहा कि सूबे में शांतिपूर्वक चुनाव कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें गड़बड़ी होने पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के माध्यम से साफ सुथरी छवि के लोग पंचायतों में पहुंचे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं वो कतई चुनाव में भागीदारी न कर पाए, इसको अधिकारी सुनिश्चित करें, अन्यथा दंड के भागी वो भी होंगे। योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि आप किसी को चुनाव लड़ने से कैसे रोक सकते हैं? कि ये देश कानूनों से चलता है और जनप्रतिनिधित्व कानून इस देश में बना हुआ है किसी भी चुनाव से किसी व्यक्ति को लड़ने या रोकने के लिए, तो उसके तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कानून इस बात को मानता है कि कोई भी अभियुक्त तब तक मासूम है जब तक कि वो विचारण के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध न कर दिया गया। और अगर इसके इतर सरकार कोई फरमान जबरदस्ती लागू करना चाहती है तो गैर लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि ये कौन बताएगा कि गंभीर आपराधिक छवि और गंभीर आपराधिक मुकदमे किस पर हैं। पंचायती चुनाव में आपराधिक लोग कम से कम जाएं, इसको लेकर अगर सरकार ईमानदार है तो निश्चित रूप से इसमें कोई कैबिनेट में कानून आना चाहिए। सिर्फ भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। जमीन पर और असल में अगर कुछ काम करना होता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन जनता ताली बजा रही है। सीएम योगी के फैसले से जनता को उम्मीद है कि प्रधानी की तस्वीर बदलेगी। यूपी में प्रधानों के चुनाव और निजी राजनीतिक रंजिश के चलते अक्सर खूनी संघर्ष होते रहते हैं। इसके लिए न कि सिर्फ सत्ता पर कटघरे में रहता है बल्कि प्रधानों का भी कार्यकाल संदिग्ध बना रहता है। ऐसे में भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधानों के खिलाफ अब यूपी सरकार ने कमर कस रखी है और आला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि यूपी सरकार के आला अधिकारी किस तरह से योगी सरकार की बात मानेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी की पहल से खत्म होगा प्रधानी का खूनी खेल? क्या पंचायत चुनाव से दागी होंगे बेदखल? बदलेगी गांव की तस्वीर? दागी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक दल निभाएंगे क्या जिम्मेदारी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आप देखिए, अभी तक चर्चा इसी बात को लेकर होती रही कि कैसे उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति को साफ किया जाए। यह तभी हो सकता है जब आपराधिक छवि के लोगों को चुनावों से दूर रखा जाए। इसको लेकर तमाम कोशिशें तो अब तक खूब होती रही, लेकिन इस बीच पंचायती चुनाव में जो अब तक खूनी खेल चलता रहा और जिस तरीके से खून की होली आमतौर पर खेली जाती रही, उस पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने फैसला लिया कि अब आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव में एंट्री नहीं होगी। इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि जो चुनाव है पंचायत का वो अब बेहतर हो सकता है। चर्चा की शुरुआत करते प्रवक्ता बीजेपी शबनम पांडे, नेता कांग्रेस सचिन रावत, नेता समाजवादी पार्टी अनिरुद्ध सिंह, नेता आम आदमी पार्टी फैजल खान लाला हमारे साथ होंगे।
वरिष्ठ पत्रकार AK मिश्रा फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं। फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ में इस वक्त हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शबनम पांडे जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति में साफ स्वच्छता होनी चाहिए, शुरुआत पंचायती चुनाव से कर रहे हैं, खूनी खेल खत्म हो, बेहतर चुनाव हो, इसलिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा क्या बदलाव लाने वाले हैं आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार लगातार जो मूलभूत परिवर्तन होनी चाहिए थी प्रदेश की व्यवस्था में, उस पर लगातार लगी हुई है, क्योंकि लंबे समय से हमारा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार अराजकता के करने में जकड़ा हुआ था और सरकार आती थी चली जाती थी और इस भ्रष्टाचार दिन पर दिन दुगनी होती चली जा रही थी। और उत्तर प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में शुचिता और पारदर्शिता लाने की भरपूर कोशिश की है और काफी परिवर्तन भी लाया है। और उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में, पंचायत चुनाव में क्या बदलाव करने जा रहे हैं आपने, जो सरकार ने फैसला लिया? पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने एक पहला आदेश ये दिया है, जो ग्राम प्रधान वगैरह रहे हुए हैं उनको जो सरकारी धन आवंटित होता था, उन्होंने उससे कितना विकास कार्य किया है और कितना नहीं किया, किस तरीके का कार्य हो, इसकी भी समीक्षा और रिपोर्ट देने अधिकारियों को दिया गया है। अगर धन का पूरा सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, ये सारी समीक्षा में सामने आएगी और वो ग्राम प्रधान से दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की उनपे जांच चलेगी। दूसरा, दागी लोग आस्थे और जबरदस्ती धन के नाम पर पंचायती चुनाव लड़ लेते हैं, पर गांव का विकास वहीं का वहीं रुका रह जाता है। इसके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके की जिम्मेदारी अधिकारियों को दिया और कहा है कि अगर इसमें कहीं कोताही बच जाएगी तो अधिकारी की भी कार्रवाई होगी। विपक्ष निश्चित तौर पर इसमें बरगला रहा है और हताश हुआ दिख रहा है, उल्टे सीधे बयान दे रहे, क्योंकि आपने देखा माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो विपक्ष को दर्द होता है, जागटों पे कार्रवाई हो तो विपक्ष को दर्द होगा। तो विपक्ष भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होते ही बिलबिलाने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भ्रष्टाचार उजागर हो जाए। तो विपक्ष कतई नहीं चाहता कि चुनाव से जागटों को बाहर किया और या समाज से। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता विपक्ष नहीं चाहता कि राजनीति बेहतर हो और इसलिए आपके इस फैसले की खिलाफत की जा रही है। अनिरुद्ध सिंह, ये तो कह रहे हैं कि राजनीति में साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, जैसे स्वच्छता मिशन देश की सफाई के लिए लेकर आए, ये कह रहे हैं कि राजनीति में स्वच्छता के लिए इनका एक अच्छा कदम है, फिर ये विपक्ष को क्यों नहीं भा रहा? क्या दिक्कत, क्या तकलीफ क्या है इस बदलाव से? किसी को तकलीफ नहीं है पूजा जी, ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। इनके पूछा जाए कि जो स्वच्छता आपने बात करें, स्वच्छता देश की मिशन लेके आए लोग, कहाँ तक इन्होंने साफ कर दिया? हजारों ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी गंदगी वैसे ही पड़ी है, खाली एक दिन झाड़ू लगाने से और मोदी जी के पार्लियामेंट में इससे कुछ नहीं हो जाता। और रही बात प्रधानी के चुनाव में आ रही, मैं एक बात पूछना चाहता हूं रागिनी जी से, मिश्रा जो बीजेपी शबनम पांडे जी प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, ये बताइए निचले स्तर से क्यों ये प्रधान और बीडीसी और सब क्या करप्शन सारा वही छुपा हुआ है? ये बड़े लेवल पे क्यों नहीं है? अगर इनको करना ही है तो पहले सांसद, विधायक, मंत्री जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं जिन पर सैकड़ों केस दर्ज हैं, चाहे मर्डर के हों चाहे रेप के हों, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में के लोग उन पर बैठे हुए हैं, उन पर केस लगे हुए हैं। तो ये नीचे से ऐसा कौन सा आ रहा भाई? अभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनको नीचे से चले जाते हैं। आज मुरादनगर में देखिए 27 लोग मर गए एक शमशान घाट पे। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान घाट जाते थे मरने के बाद, और यहां शमशान घाट पे मरने के लिए फिर उसके बाद घर गए लोग। तो इस तरह की जो वहां पर किस पे जांच बैठी? जो निचले स्तर के अधिकारी उन पर जांच बैठी, उस कॉन्ट्रैक्टर पे जांच बैठी। जो बड़े बड़े अधिकारी खुलेआम घूस लेते हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती भाई? और इस तरह के किसने रोका इनको? आप बहुत स्वागत है योग्य है योगी जी का कानून अगर लाए, मैं स्वागत करता हूं, मगर इनको नहीं, आपने कहा कि शुरुआत
इनको वहां से करनी चाहिए, ऊपर लेवल से। बिल्कुल, पहले अपना शुरुआत गिरेबाज तो झांकना हमेशा चाहिए, नीचे से होती है ना, अपना गिरेबाज झांकना चाहिए। पहला कदम रखते हैं ना, फिर ऊपर चढ़ते हैं ना आगे। देश का और शुरुआत तो होना जरूरी है, वो नीचे से हो ऊपर से हो, उससे क्या मतलब? पूजा जी, कमी इतिहास निकालने के लिए व्यवस्था कैसे है, कमी अगर हमारा निकालना है? विरोध की राजनीति करनी है सिर्फ। अगर हमारा राजा ही भ्रष्टाचारी निकला, अगर हमारा राजा ही कर्तव्य नहीं निभा पाया तो जनता नीचे की नहीं मानती। तो इसलिए पहले अपने राजधर्म अगर निभाना है तो पहले राजा को अपने सुधरना पड़ेगा, अपना राजपाट उतारना आप पड़ेगा। अच्छाई में अच्छाई क्यों नहीं देखते? अगर शुरुआत हो रही मैं है तो स्वागत किया। तो शुरुआत को आप अच्छा क्यों नहीं मान रहे? आपने सारे, आप उसकी भी डिमांड कीजिए, आप बोलिए कि आप ऐसा भी कीजिए, और आप खुद भी अपनी पार्टी में कीजिए। आप दूसरों को जो नसीहत दे रहे हैं वो आपको अपनी पार्टी में भी एप्लीकेबल करना चाहिए। मैंने स्वागत किया, मगर सिर्फ बातें बनाने से आजम कुछ खान नहीं के लिए होगा। तो खुद अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, उसका बातें क्या? बनाने से कुछ नहीं होगा। कहते भ्रष्टाचारी आजम चले जाए, खान के लिए विपक्ष तो ये हो अखिलेश यादव जाएगा, खुद पहुंच जाते हैं। विपक्ष चला जाएगा। नहीं, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं तो दिख रहा है ना उनको, उनपे नहीं तो वही चीज ना, तो मैं वही चीज आपसे पूछ रही हूँ कि जब आपकी अपनी बारी आए तो फिर आप ये कहने लगते हैं कि दिख ही रहा है, तो फिर दिख तो उनका भी रहा है ना, दिख तो सबका रहा है। फिर शायद आपको याद नहीं होगा, 2017 में जो मेरी सरकार गई वो इसीलिए गई कि अखिलेश यादव स्वच्छ छवि के नेताओं को पार्टी की टिकट देना चाह रहे थे, और इसीलिए शायद उनका हुआ, उनका परिणाम ये हुआ। मतलब आप कहे हो कि जनता के आंखों पर पट्टी बंधी है और जनता को चाहिए ही ऐसे खराब नेता। बिल्कुल, जनता क्या आपको चाहिए कि भ्रष्ट लोग चाहिए जनता को। ये वो लोग हैं जो गुमराह करके लोगों को भरमा के सरकार बनाते हैं और बाद में नीचे वाली जनता को मतलब जनता बेवकूफ है। अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ है। अगर ऐसा है तो फिर पहले आपको जनता ने क्यों चुन लिया? ये लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। फिर आपको जनता ने क्यों चुन लिया? इससे पहले बाकी की और सरकारें दोबारा क्यों फिर चुनी जाती चुनेंगे, रही? 2022 में भी चुनेंगे वो हाँ, तो अगर आप जनता को एक तरफ, आप जब आपकी बारी आए तो जनता सही है, जब आपकी बारी ना आए तो जनता बेवकूफ है। जनता को गुमराह करते हैं ऐसे लोग, ये लोग गुमराह करते हैं, जनता को भरमाते हैं, जनता को बरगलाते हैं, और जनता इनके बरगलाने में आ गई। आपने कहा कि साफ इसका छवि जवाब के लोगों को 2022 में टिकट जनता देगी दी। इनको। नहीं, आपने कहा कि आपने साफ लगी लोगों के जो साफ छवि के लोग थे उनको आपने टिकट दी, इसलिए आप हार गए। मैंने कहा उसका परिणाम हमको देखने को मिला। अगर हम लोग भी भारतीय जनता मतलब पार्टी की तरह होते हैं, अगली बार आप ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो बरगलाएं जनता को, फिर आप जीतेंगे 2022 में। पूजा जी, अगर हम लोगों को जितना ही यहाँ पर अगर जितनी सीटें हम लोग को दी थी, अगर चाहते तो इस तरह हमारी सरकार दोबारा होती, क्योंकि जनता को अच्छी तरह बरगलाना, बहकाना, भारतीय जनता पार्टी को बार नहीं चढ़ती। नहीं, आपने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, अपने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, उनका एग्जाम्पल दिया मैंने, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हम लोग हमेशा पसंद तो अगली बार आप फिर ऐसे लोगों को टिकट देंगे, बिल्कुल नहीं, बरगलाएंगे जनता को। बिल्कुल नहीं, जनता आप क्योंकि कह रहे हैं कि जनता को जो बरगलाए जनता उसी को चुन लेती है। सच दिखाएंगे। दो तरह की बातें कर रहे हैं आप। रुकिए शबनम पांडे, आपको शुरुआत तो ऊपर से भी करनी चाहिए ना। एक तरफ आप जब पंचायती राज में ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको ऊपर लेवल पे बैठे अपने सांसद, अपने विधायक जिनके खिलाफ में ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जो कि एक बड़े बड़े क्रिमिनल के ऊपर होते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको उतनी ही सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। पूजा जी, सबसे पहली बात, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से करना चाहिए। इस तरीके की बातें करने वालों की मंशा साफ जनता को दिख रही है कि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कभी मिटे नहीं, दागी नेता का आना जाना कभी खत्म ना हो। ये इनकी मंशा साफ। ऊपर से कहते हैं कि जनता को बरगला रहे हैं। जनता को आप बेवकूफ मत समझिए। जनता को बेवकूफ में नहीं, जनता को बेवकूफ आप लोगों ने बनाया है। जनता को बेवकूफ आप लोगों ने बनाया है। आप लोग उसका परिणाम 2022 में भुगतेंगे। अगर आप कहते हैं भ्रष्टाचार मैंने खत्म कर रहे हैं, मैं करप्शन हट जाएगा, बताइए 10% से लेके 15% आपके केशव प्रसाद मौर्य जी के उसमें चल रहा है। कौन रोक रहा है? किसने रोका उनको? आप लोग खुलेआम कमीशन ले रहे हैं और आप बताते हैं कि नीचे प्रधानी में चला जाए, बीडीसी में चला जाए, दागियों पे नहीं होगा। अरे भाई, आप लोगों को बरगलाना बंद कर दीजिए। अब आपका जाने का समय आ रहा है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? ऐसा हो जिसमें सबसे ज्यादा लोग चुनाव में गए हुए हैं और हमारे इलेक्शन में गए हुए हैं, तो मैं आपका अखिलेश यादव का परिवार है, अपने परिवार के भाई, भतीजे, पोते, बेटा, मैं गिनाऊंगा तो बोलती बंद हो जाएगी। रहने दीजिए शबनम जी। भूल गए क्या राजनाथ सिंह किसके पुत्र के क्या हैं? भूल गए अमित शाह के बेटे को? जैसा कहां पहुंच गए, जैसा कहां पहुंच गए, जवाब देना पड़ेगा। जैसा कहां है आजकल, किसके पुत्र है वो? पर हमारी किसके पुत्र है? कौन सा ऐसा नेता है जिसका बेटा उसमें राजनीति में नहीं है और बड़े बड़े पदों पर नहीं बैठे हैं? आप लोग सिर्फ अखिलेश यादव जी यहाँ परिवार ले आए, ये ले आए, बातें बनाने लगते हैं सब लोग। भाई कोई जगह नहीं होती कि आप इस फलाने जगह को छोड़ दीजिए और तब भ्रष्टाचार हटाइए। इस तरह बात करने वाले कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को संरक्षण करने मेरे हाथ एक आंकड़ा लगा, 2012 के चुनाव में 224 विधायकों में से 111 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे आपके, 56 के खिलाफ में गंभीर आरोप दर्ज थे। ये मैं आपकी पार्टी, जब आपकी सरकार थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सवाल यहाँ पर सफाई की है।
राजनीति में सफाई होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए इन्होंने शुरुआत की, इनमें भी दागी हैं, आप में भी दागी हैं, तो फिर आप में कम और ज्यादा कौन हुआ? इन्होंने अगर एक शुरुआत की तो आपको भी इसका स्वागत करना चाहिए था। आपको भी करना चाहिए था कि पंचायत चुनाव में अगर आप अपने सिंबल पर अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं तो आप भी यही पैमाना रखें कि जो भी अब आपराधिक छवि के होंगे हम उनको टिकट नहीं देंगे, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, हमारा नाम का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये राजनीति का एक अच्छा स्वरूप होता। लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कितना जायज है? देखिए, इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है पूजा जी। कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये जो कानून लेके पता नहीं कितने कानून बना दिए इन्होंने, कितने कानून लागू हो गए इनका कोई विरोध नहीं कर रहा है, मगर इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनकी मंशा पर सवाल है। क्या खोट है? क्या खोट है इनकी मंशा में? मंशा बिल्कुल वैसी है। पंचायती राज में आपराधिक मुकदमे दर्ज वाले प्रत्याशी ना हो, इसमें क्या खोट है? बिल्कुल नहीं, ना हो, मगर ना होना क्या मतलब है? ये लोग अभी ऐसा कानून लेकर कौन सा तीर मार देंगे? कौन पहचानेगा उनको? कौन लेकर आएगा? खोट क्या है? आपने मुझे खोट की बात की ना, इसमें खोट क्या है वो मुझे खोट बताइए कि ये खोट है। इस तरह के जो लोग जिसको चाहेंगे उसको ये लोग बरगलाएंगे, जिसको चाहेंगे वहां पर लेके आएंगे। इन लोगों की जो मंशा है बिल्कुल जब इनके लिए हो तो बिल्कुल अच्छा है। जो दूसरे के आप ग्राम प्रधान और पंचायती चुनाव में जब जा रहे हैं अपने हित में करते हैं और उसका अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको तकलीफ होती है। फैसल खान, आप क्या कहते हैं? सरकार का ये फैसला कैसा है? आपराधिक छवि के लोगों को क्या राजनीति में एंट्री मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टीम का जो मुखिया है उसका भी दार दामन ना हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर जहां तक मुझे मालूम है कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य साहब के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, सुरेश राणा के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, नंद गोपाल नंदी साहब के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, और कितने ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो सबसे पहले तो इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उसके बाद जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है कि पंचायती राज के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लड़ेगा जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो इस फैसले का स्वागत मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी। लेकिन सबसे पहले मुखिया को ठीक होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इन सबको इस्तीफा देना चाहिए, और तब इस ऑर्डर को मुझे लगता है नीचे के लोग मानेंगे। ठीक है, शबनम पांडे जवाब दीजिए इस बात का। ये कह रहे हैं कि पहले आपको अपने दामन में झांक लेना चाहिए, उसके बाद कुछ इस तरह के फैसले आप लोगों को करने चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो राजनीतिक जो केसेस हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये मुखिया की बात करते हैं तो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके नहीं बने, लेकिन जो पूर्व के रहे हैं उनका या इनकी पार्टी में शुरुआत से जो पार्टी जैसे गांधी परिवार का देख लीजिए तो तमाम ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल सामने आते हैं जो सब जानते हैं। अगर सपा का देखिए तो आप अपना स्कैंडल भूल गए, देसी परिवार अपना स्कैंडल भूल गई। योगी आदित्यनाथ पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? केशव प्रसाद मौर्य पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? आप और गृह मंत्री अमित शाह पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? आप भूल गई। वहां पर इतिहास नहीं जाएगा, आपको याद आएगा। आप बताएंगे इनके घर में क्या हो गया, उनके घर में क्या हो गया। दूसरे के बाथरूम झांकिए, आप सिर्फ दूसरों के घरों में झांकिए, अपना घर नहीं देखना आपको। कार्यकाल में अगर आपको कोई कानून लाना है, बनाना है तो इतिहास रचिए और दीजिए इस्तीफा। अमित शाह इस्तीफा दें, केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा दें, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, संगीत सोम इस्तीफा दें, गिरिराज सिंह इस्तीफा दें। कितने सारे मंत्री आप लोगों के पास बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि नहीं एक ऐसा इतिहास बनेगा यहाँ पर। इससे विरोध करते हैं, लेकिन ये बात सब लोग मानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार शख्स के नेता है और वो प्रदेश हित में काम करते हैं। इस 4 साल आप ऐसे रटते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार का उदाहरण मैडम, भ्रष्टाचार का उदाहरण मुरादनगर का केस भूल गई क्या? 27 लोगों की जानें चली गई। भ्रष्टाचार किसकी सरकार में हुआ? आप केस भूल गई मुरादनगर। आपको मुरादनगर याद है ना? आपको भूल गई। आती हूँ AK मिश्रा जी। अब क्योंकि बात यहाँ पर साफ स्वच्छता की हो रही है, हम साफ अपने घरों में भी हम हमेशा साफ स्वच्छता देखकर ही बैठते हैं, लेकिन जहाँ पर बात अपने राजनेता को चुनने की होती है वहां पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कितना किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, कौन किसकी मीठी बातों को लोगों के मनों तक पहुंचा पा रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है। ऐसे में अगर सरकार ने एक पहल की है तो क्या ये पहल सही नहीं है, जायज नहीं है, ठीक नहीं है?
देखिए, मैं आपको बताऊं, क्षेत्रीय पार्टियों का अगर उद्भव और विकास देखा जाए तो उसमें राजनीति का अपराधीकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा। जितने भी स्टेट की, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, बिहार वगैरह का अगर देखा जाए, जो क्षेत्रीय पार्टियां एकदम से उभरी हैं 15-20 साल तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने इसको एक अस्त्र की तरह, एक टूल की तरह यूज किया चुनाव को जीतने के लिए, बूथ कैप्चरिंग और इन सब चीज़ों के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। मैं हर चीज को मानने के लिए तैयार हूं कि विगत दिनों में राजनीति का जबरदस्त तरीके से अपराधीकरण हुआ और अपराधी लोग अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं सारी पार्टी के, भले ही वो मेंबर क्यों ना हो किसी भी पार्टी के। अब निप इन द बड, यानी जब कोई प्रॉब्लम की शुरुआत हो तभी हमें खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव की या राजनीति की पाठशाला होती है। ये प्रधान बनते हैं, प्रधान के ऊपर फिर ये बीडीसी बनेंगे, फिर उसके बाद विधायक, विधायक के बाद एमपी, एमएलए, मंत्री वगैरह बनते चले जाते हैं। तो अगर जहां से पौध उग रही है, अगर वहीं पे जड़ पे प्रहार किया जाए तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए। सब लोग यहाँ पे टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे लखनऊ के 2 नवाब, पहले आप, मतलब कि भाई आप अपने से शुरू करो, आप अपने से शुरू करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दा पहले आप में ये दब के रह जाए। रेदर देन मैं ये बोलूंगा कि इन लोगों को बिना किसी क्रिटिसिज्म के ये बोलना चाहिए कि भाई आप शुरू करिए, हम आपके साथ हैं, हम अपनी पार्टी के भी हटाते हैं। इससे बेहतर कि आप वो कुछ करें, हम अपनी पार्टी के ऐसे लोगों को, मैं बोलता हूं अगर ये लोग इतना फेवर कर रहे हैं, ये आज डिक्लेयर कर दें कि मैं प्रतिज्ञा के साथ यहां पे बोलता हूं कि हमारी पार्टी एक भी दागी उम्मीदवार को बॉटम से लेकर टॉप तक, यानी पंचायत चुनाव से लेकर एमपी, एमएलए तक किसी को टिकट नहीं देगी। ये डिक्लेरेशन इन लोगों से ले लीजिए, सारी पार्टियां मिलकर करें ना। अगर पहल आपको अच्छी लगती है तो आप यहीं से डिक्लेयर कर दीजिए कि हम डिक्लेयर करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, आप में किसी को भी आगे अगर एक भी कैंडिडेट ऐसा मिला तो हम अपना इलेक्शन कमीशन से अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा देंगे। तब हम सोचेंगे इनका मन पवित्र है। करें आज ये डिक्लेयर बैठ के सारे नेता। करेंगे क्या डिक्लेयर? कौन कौन करता है इस बात का डिक्लेरेशन? दोनों बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। करेंगे क्या इस बात का डिक्लेरेशन? नहीं, क्यों डिक्लेरेशन? किसने? बस पहले आप मैंने पहले ही कहा, नवाबी कल्चर आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही कहा, आंकड़ा दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि 2017 में जो हम लोगों की सीटें गई उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल ये भी था कि हम लोगों को हटाने का, लोगों को, अपराधी लोगों को टिकट न देने का। सुनिए, अभी हाल ही में चुनाव में भी 50% से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दागी थे। फैजल खान, उस पर क्या कहेंगे? हो जाएगा, आपने कोई आरोप लगा दिया तो उसको थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेंगे। आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है। आधार पर ये मेरे हमारे आरोप सारे नहीं है। विधायकों की, मैं सारे एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर बात कर रही हूँ फैजल खान जी। ये कोई पूजा यादव के आंकड़े नहीं है, एडीआर की रिपोर्ट है। आप हमारे किसी भी विधायक के पास 2 रुपए नहीं मिले हैं। सारे के सारे विधायकों की, मंत्रियों की, इवन अरविंद केजरीवाल साहब की भी सीबीआई जांच हो चुकी है, किसी के पास कुछ मिला नहीं है। लेकिन हमने देखा है और इस देश के लोगों ने देखा है कि भाजपा के लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर गंभीर धाराओं में भाजपा के नेताओं पे और मंत्रियों पे मुकदमे दर्ज थे, उनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वापस लेने का काम किया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। उन मुकदमों को योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते के साथ ही वापस लेने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, इसका जवाब देंगी शबनम पांडे। तो सबसे पहले आप इसका जवाब शबनम पांडे देंगी, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट का जवाब कौन देगा? देखिए फैजल खान जी, ये रिपोर्ट जो आंकड़े बता रही है, मेरा आपसे सवाल पूछने का मकसद ये है कि अभी एके मिश्रा जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि लीजिए, आप एक काम कीजिए, ये प्रण लीजिए, इसी डिबेट में आप कहिए कि आपकी पार्टी किसी भी दागी नेता को टिकट नहीं देगी, वो चाहे पंचायत चुनाव की बात हो, एमएलए की बात हो, एमपी की बात हो, किसी भी पद की बात हो, आप किसी पद पर किसी दागी को नहीं लेंगे। क्या आम आदमी पार्टी अपना डिक्लेरेशन करती है आज? बिल्कुल करती है। हमारी पार्टी ने अब नहीं, जब स्टार्टिंग की थी तभी भी किसी भी दागी नेता को टिकट नहीं दिया था। बहुत सारे लोग अपना बायोडाटा लेकर आते थे, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होते थे। मैं एडीआर की रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ, जो एडीआर की रिपोर्ट कहती है, ये एडीआर की रिपोर्ट तो कहती है कि 60% आपके उम्मीदवार दागी थे। ये आपकी बात नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ऐसा बीजेपी में भी है, समाजवादी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। हर पार्टी दागियों को टिकट देती है, इसलिए ये डिक्लेरेशन मैं हर पार्टी से ले रही हूं। मैं किसी एक पार्टी की वकालत नहीं कर रही हूं, ना ये मेरा काम है सच को सामने लाना, उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछना समाज के लिए। हमारी पार्टी किसी दागी को टिकट न देती है और न देगी। मैंने शबनम आपको पांडे जवाब देना चाह रही हूं इस बात का। शबनम पांडे बोलिए। मंत्रियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं,
उन पर शबनम पांडे जी या भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? शबनम पांडे, योगी आदित्यनाथ ने जो ये ऑर्डर पास किया है वो सबसे पहले खुद क्यों इस्तीफा नहीं देते हैं? क्योंकि देखिए ये जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और इनके मंत्री उत्तर प्रदेश में आके सरेआम धमकी देते हैं कि 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे दागी नेताओं को ये मंत्री बनाते हैं। ये तो अभी 1-2 दिन पहले की घटना है, ये भूल रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके की घटनाएं हुई दंगा के दौरान इनके पार्षद का हाथ मिला, तो आप समझ सकते हैं कि ये मुंह में राम बगल में चूरी वाली पार्टी है। सामने से बहुत आदर्श बातें करते हैं और जब आप कह रहे हैं एडीआर रिपोर्ट में 50% है इनके दाग से, ये उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं तो चैनल के माध्यम से इस बात से सहमत हूँ कि निश्चित तौर पे राजनीति में सभी पार्टियों में कहीं न कहीं राजनीति ने उनको दूषित करने का काम किया, इससे मैं कहीं इनकार नहीं करती। पर अगर मेरी पार्टी इसको साफ या स्वच्छ करने की तरफ कदम उठाती है। नहीं शबनम पांडे, आप एक नई लकीर खींचने की तो कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी में सुनिए, हर मामले में आप लकीर खींचने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कई मामलों पर आपकी फजीहत भी जबरदस्त होती है। इस बीच आपने जो कदम उठाया वो अच्छा है, क्योंकि दागियों को तो राजनीति में आने का मौका मिलना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि आपके बाकी दागियों पर सरकार क्या करेगी? इस सवाल का जवाब भी आपको देना होगा। जो आपके दागी सांसद, जो आपके दागी एमएलए, उनका क्या होगा? और आगे क्या इनको टिकट मिलना रुक जाएगा? जैसा शुरुआत, जैसा आगाज यहाँ हुआ, क्या ये आगाज जाकर वहां थमेगा? देखिए, निश्चित तौर पे अगर शुरुआत हुई है तो इसका खात्मा भी अगर शुरुआत करने वाला ही कर सकता है, और जिसकी मंशा हो और जिसकी इच्छा शक्ति हो। देखिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी पार्टी की इतनी मजबूत है। आपने देखा है कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर दूसरी राजनीतिक पार्टी ना रिफॉर्म लाना चाहती थी देश में, ना कोई कदम उठाना चाहती थी, पर हमारी पार्टी ने बगैर राजनीतिक लाभ हानि के उन रिफॉर्म को करा है, और इसकी वजह से देश में एक बेहतर सुधार की स्थिति बनी है। इसी तरीके से प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी ने बड़े अधिकारी से लेके छोटे कर्मचारी जिन्होंने जरा भी लापरवाही अपनी जिम्मेदारी के अगेंस्ट करा है, उसे उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। चाहे पार्टी के नेतागण भी हो। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक और ये कहा है हमारी पार्टी ने कि अगर कोई भी नेता अपने भाई भतीजों को टिकट देने की पैरवी करेगा तो उसे नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि हमने अब कभी भी दागी लोगों को टिकट नहीं दिया। 70 में से ऐसे 43 विधायक हैं जिन्होंने खुद अपने खिलाफ आपराधिक मामले डिक्लेयर किए हैं, ये किसी और ने नहीं किए। और दूसरी खास बात, 43 में से 37 ऐसे विधायक हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, मर्डर, शोषण और करप्शन जैसे गंभीर मामले हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट आपके खुद के विधायकों के डिक्लेरेशन पर तैयार हुई रिपोर्ट है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। बात हो रही है ऐसे दागियों की जो दागी राजनीति को शर्मसार करते हैं, ऐसे दागी जो उनका खौफ होता है और जो रुतबा वो बनाते हैं, उस रुतबे के दम पर वो पार्टियों को भी मजबूर कर देते हैं कि वो उनको टिकट दें। उनका रुतबा ही दरअसल ऐसा होता है और पार्टीज को मजबूरन उनको टिकट देना पड़ता है। और इसी तरीके से सिलसिलेवार इन दागियों का कब्जा राजनीति पर इतना ज्यादा हो गया कि राजनीति में दागदारों की कमी नहीं। लेकिन आज एक कोशिश शुरू हुई है, इसलिए हम चर्चा करें कि यह प्रहार बहुत जरूरी है, जरूरी था और जरूरी रहेगा। एक कोशिश सरकार ने की, लेकिन यहां पर कोशिश को लेकर बात यह हो रही है कि यह कोशिश अधूरी है। लेकिन हम कहते हैं कि कोशिश शुरू होनी बहुत जरूरी है। अगर कोशिश शुरू हुई है तो अंजाम तक कोई और भी पहुंचा सकता है, लेकिन पहले शुरुआत बहुत जरूरी है। अनिरुद्ध जी, शुरुआत बहुत जरूरी है। वो शुरुआत आज हुई है, आपको सराहना करनी चाहिए और यह भी डिक्लेयर करना चाहिए कि पंचायत चुनाव से ही आप लोग भी इसी ढर्रे पर चलेंगे। पूजा जी, मैंने तो पहले ही कहा कि 2017 से हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू कर दिया था कि हम लोग दागियों को टिकट नहीं देंगे, और वही अखिलेश जी ने किया था। और वो तो मजबूरी थी ना, मजबूरी नहीं। 2012 में क्या हुआ? नहीं, मजबूरी नहीं थी। 2012 में क्या हुआ? मैंने आपके दागियों की संख्या बताई ना आपको, आपके पास कितने दागी थे। उन दागियों की बदौलत आप लगातार चर्चाओं में थे। सबसे ज्यादा जो आपकी सरकार की फजीयत हो रही थी वैसे दागियों के चक्कर में हो रही थी। आपकी सत्ता जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी, बीजेपी के पास में आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार ही यही था।
पूजा जी ये बताइए, अगर मैं 2017 की बात कर रहा हूं तो 2017 में अखिलेश यादव जी ने जिस दिन से शुरुआत की थी, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि यहां से हमारे नेता ने निश्चय किया था कि हम लोग दागियों से दूरी बनाएंगे, दागियों को टिकट नहीं देंगे, वही किया उन्होंने। बट एक बात बताइए, सरकार सत्ता में जो लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इनके पास नेता है, जो मंत्री हैं, सबसे ज्यादा इन पर करप्शन के केस दर्ज हैं। तो इन लोगों से ये पूछा जाए कि अगर आप इतिहास रचना चाहते हो, आप एक संदेश देना चाहते हो, तो क्यों ना उन्हीं से चालू किया जाए। आप चालू करें, आप संदेश दें तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा कि भाई उनका इस्तीफा दीजिए, हटाइए उन लोगों को। चिन्मयानंद जैसे लोगों को आप मंत्री बनाते हैं, खुलेआम जो क्या कर रहे थे सबके छुपा थोड़ी है। और अभी देखा पूर्व विधायक इनके भारतीय जनता पार्टी का कैसे वो जूते चप्पल खा रहा था, कल ही की बात है, वो परसों की। पूर्व विधायक हैं वो बीजेपी के एक्स-एमएलए। तो सबसे ज्यादा जो रेप के केस, बलात्कार के केस, मर्डर के केस, जितने आरोप हैं, सबसे ज्यादा भारतीय आज के अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके नेताओं में उनके पास शामिल हैं। तो ये लोग इतिहास अपने गिरेबान में नहीं झांकते। ये इन्होंने जो शुरुआत की, ये क्या है? ये क्या है? ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का इनका एक नियम है, वो भी उसे लेके आए हैं। आप देखते जाइए, इसमें कुछ हल नहीं निकलने वाला है। आज ये कानून आज लेकर आए हैं, कल उसी में चुप्पी मार के बैठ जाएंगे, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं आप लोग। आज जो करप्शन की बात करते, मैं पूछ रहा था गुमराह कैसे? इसमें गुमराह कैसे? गुमराह ऐसे कैसे? ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। दिखाएंगे बड़ा पिक्चर दिखाएंगे कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, न इसकी करप्शन की मार। तो ये कहां चला गया इनके जो बड़े बड़े नारे थे कि बहन बेटियों के जो इज्जत पे जो सरकार पे लेकर आए थे, आज उन्हीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? शबनम पांडे, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आपके पास भ्रमजाल बहुत ज्यादा है, आप दिखाते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं। लेकर आए थे, आज उन्हीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। शबनम जी, शबनम जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं ब्रेक पर जाने से पहले फैजल खान लाला को एक आंकड़ा जरूर देकर गई थी। हमें बार बार चलिए आती हूं, बहुमत से जिताया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो हमारी कथनी है उसी के अनुसार हमारी करनी दिखी है। और ये कहते हैं 2017 में हमारा 2017 में कोई कथनी करनी में आपकी जरा सा भी फर्क नहीं है। आप लोग जो कहते हो ठीक उसका उलट करते हो। आप लोग दिखाते हो बड़ा सपना कि ऐसा हम देश को पलट देंगे, मगर देश को किस गड्ढे में लेके जा रहे हो कि आप लोगों से को बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपसे पूछ रहा था ना, सपने जी एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आप करप्शन के खिलाफ हैं, आप स्वच्छ राजनीति करना चाहती हैं। दिया है सपना जी, लेकिन जनता जानती थी, जवाब दे दीजिए ना मेरी बात का, और जनता को फैलाने के लिए बता दीजिए मुरादनगर में जो 27 लोगों की हत्या मौत हो गई, उस पर क्या कर रहे हो? हम पे भरोसा उस किया पर जो उसका मंत्री है उनके डिपार्टमेंट का, उस पर क्या किया? क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया? क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया? जो है भारतीय जनता अगर आपको इतिहास रचना है तो वहां से आइए ना। सिर्फ बैठकर यहाँ पर टीवी पर बड़े बड़े भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना, इससे कुछ नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि जो मुरादनगर में 27 लोगों की देखिए, आप कितना भी शोर मचाए, लेकिन जनता ने देखा कि आप जब सरकार में आए तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार आपने फैलाया, आपने तो कहा था कि मायावती जी के भ्रष्टाचार के लिए हम उसे जेल भेजेंगे, और उसके बाद देखिए आज क्या हाल है कि पिछला चुनाव आप उनके साथ मिलकर लड़ रहे हैं। यही हाल कांग्रेस का था। कांग्रेस आई 27 साल यूपी में हाल, और आई यूपी में आते ही आपके साथ जुड़ के चुनाव लड़ने लग गई। तो आप सभी विपक्षी पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को जनता जानती है कि उसने जो जो योजनाएं धरातल पर उतारी, सही पात्रता वालों को लाभान्वित किया, और आज जनता जानती है कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडा पे चल रही है, और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की झोली भरने के लिए सरकार आई है, ना कि राजनीतिक परिवारों की। आप देखिए, आपके जितने भी पॉलिटिकल आपके लोग हैं, जब आपकी सरकार आई, सारे के सारे एकदम उत्तर प्रदेश को लूटने में लग गए, और इसी से त्रस्त होकर जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। उस पर भी आप इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमने तो किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया। आप एक बार जाके अपना लिस्ट देख लीजिए 2017 का कि क्या हाल था क्रिमिनल्स का टिकट देने वाले में। ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोरों से चीख रहे हैं कि हमारी 2017 में हार की वजह यह है कि हमने दागियों को टिकट नहीं दिया, कितनी सच्चाई मान रहे हैं?
पूजा तो जी, हार की एक हार वजह, की एक वजह ठीक यही है, कि हार की हमने एक वजह वो एक आपने लाइन दागियों खींची से थी। मतलब परहेज कर लिया। हम लोगों ने इसका लाइन मतलब खींची ये थी हुआ कि हम दागियों लोग से अगर आप निष्पक्ष- परहेज ना करते तो आप जो- सत्ता पर होते। जो लोग बिल्कुल ऐसे लोग होंगे जिन पर नहीं, कोई claim इसके ना हो, दो उस पर मतलब हम हुए। लोग आएंगे। एक मतलब तो ये कि दागियों से परहेज किया, इसका मतलब आपकी पार्टी का आधार दागी है। 33% लोगों को दूसरा ये कि आपको 2017 ये में लगता है कि इन्होंने दागियों के criminals को सहारे ही दिया था, राजनीति को साधा जा सकता है 33% अपनी। criminals दो ही को मतलब हुए इन्होंने ना दिया इसके, था। मिश्रा, एक मिश्रा जी, इसके दो ही मतलब हुए ना फिर ये। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दागियों के मामले में अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही बोला है, नॉर्दर्न बेल्ट में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने का कारण ही था कि आपराधिक तत्वों को पार्टी में शामिल करना। आप ये देखिए, जितने चंबल के डकैत थे वो सब जाके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये गलत है कि सही है? डेफिनेटली ये गलत है। मैं अभी केवल इस चीज़ की एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि अगर ये एक अच्छा काम हो रहा है, ये शुरुआत हो रही है, 15 साल 20 साल आप लोगों ने निष्कंटक राज्य किया है। निष्कंटक मतलब कि जहां पे किसी और भाजपा तो थी ही नहीं, आपके दाएं बाएं भी नहीं होती थी, आप लोगों का एक छत्र राज्य चलता था। तो उस वक्त ये सद्बुद्धि क्यों नहीं आई? उस वक्त आप लोगों ने ये सारी योजनाएं क्यों नहीं लाया? थोड़ी सी शुरुआत अखिलेश यादव ने इलाहाबाद में अतीक अहमद को स्टेज से धक्का देके दिया था, वो एक इशारा था। लेकिन अब क्या करें, दागियों के बीच में रह के अखिलेश यादव भी क्या कर पाते? जहां चारों तरफ दागी ही दागी हैं, नीचे से लेके ऊपर तक दागी हैं। किसी एक नेता ने शुरुआत की तो उनका जो मेरे ख्याल से शायद इतने वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं रहे, या बाद में वो मौका उनको नहीं मिला एग्जीक्यूशन करने का, या केवल वो एक दिखावा था कि हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन वो शुरुआत होते ही वो खत्म, उसी स्टेज पे वो शुरू हुआ, वहीं खत्म हो गया। तो अब अगर ये शुरुआत हो रही है, ये पूरे लोकतंत्र की सबसे बड़ी मांग है। और एक बड़ी खास बात यहाँ पे योगी जी ने ये किया है, भले ही बॉटम लेवल से शुरू किया है, फाइनेंशियल क्राइम में लिप्त लोगों को पहले उतना जो है सख्त नजरों से नहीं देखा जाता था। लेकिन अगर ग्राम प्रधान और एमपी एमएलए फाइनेंशियल क्राइम को बहुत सख्त नजरों से देखा जाए तो शायद सारा का सारा भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए। ये दागी नेता जब एमपी एमएलए बनते हैं ना, तो गलत काम करने के लिए ऑफर करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, अधिकारियों को धमकाते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट तंत्र बनता चला जाता है। तो कम से कम इसका आप लोग सहयोग करिए, जितने भी पार्टी के लोग हैं, और प्रतिज्ञा ये लीजिए कि हाँ, ये एक, देखिए ठीक है वो आपके विपक्षी पार्टी है, लेकिन यहाँ पे अच्छे कामों के लिए क्या पक्ष और क्या विपक्ष? निर्माण तो अपने राज्य का हो रहा है ना, राष्ट्र का हो रहा है। तो चाहे पक्ष करे या विपक्ष करे, वहां पे साथ देने में क्या बुराई है? इस मुहिम को आप एक यज्ञ में क्यों नहीं बदल देते हैं आप लोग विपक्षी लोग मिलके? यज्ञ में क्या पक्ष क्या विपक्ष, आप मुझे बताइए। राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो यज्ञ हो रही है, उसमें आहुति देने से क्यों चूक रहे हैं आप लोग? क्यों चूक रहे हैं फैसल खान लाला? क्योंकि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आप भी लड़ेंगे। मैं चलिए दिल्ली की बात छोड़ती हूँ, उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब आपकी नीति और नियति क्या रहेगी चुनाव को लेकर? क्या यहाँ पर दागियों से बिल्कुल परहेज किया जाएगा? और क्योंकि आप पंचायत चुनाव के बाद सीधे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो बीजेपी को मात देने के लिए क्या यही नियति रहेगी आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का दामन बिल्कुल दागदार नहीं है। हमारे सारे नेता ईमानदारी के लिए मशहूर हैं और आम आदमी पार्टी खुद पूरी दुनिया के अंदर ईमानदारी के लिए जानी जाती है। आपने कहा कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि दागदार लोगों को पंचायत चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छा और स्वागत योग्य फैसला है, हर पॉलिटिकल पार्टी को इस पे अमल करना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की हालत इतनी बुरी है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, यहां तक कि थानों के अंदर घुस घुसकर अपराधी पुलिस वालों को मौत के घाट उतारे दे रहे हैं। तो ये किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर? और कौन सी सरकार जो है अपराधियों पर अंकुश और लगाम लगाने की बात कर रही है, जिसके मुखिया के ऊपर खुद धारा 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हो? वो व्यक्ति जब इस तरीके की बात करता है तो हमें हंसी आती है और बहुत ही शर्म महसूस होती है कि इनके जबान से ये निकले हुए लफ्ज भी असर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर खुद बड़े बड़े आरोप हैं और मुकदमे दर्ज हैं, यहां तक कि चार्जशीट फाइल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आपने मुकदमे फर्जी तरीके से दर्ज करा दिए, क्योंकि आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं से डर लगता है। संजय सिंह साहब ने जब कोरोना घोटाले से लेकर और बहुत सारे घोटालों की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की परतें खोलना शुरू करी, तो उनके ऊपर एक एक करके 14 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। आप बताइए कि संजय सिंह के ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा लगाया गया केवल इसलिए क्योंकि संजय सिंह ने
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आईना दिखाने का काम किया और इनकी भ्रष्ट सरकार को बेनकाब कर दिया। लेकिन क्या किसी मामले में चार्जशीट फाइल हुई है? तो पुलिस आम आदमी पार्टी के लोगों को टारगेट जरूर कर रही है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले सोमनाथ भारती जी को भाजपा के गुंडों ने घेर कर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो फिर उनकी बातों को तोड़ मोड़ कर उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सोमनाथ जी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया है। शबनम पांडे तो जवाब देंगे इस बात का। भाजपा की पुलिस केवल जुल्म कर रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भाजपा की पुलिस के संरक्षण में अपराधी आप इनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पाक साहब सभी के साथ में आ रहे हैं लड़ने के लिए। आपने भी देखा होगा कि सोमनाथ जी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे थे, और ये एक प्रोपेगेंडा तो आम आदमी पार्टी ने इसमें कॉपीराइट कर लिया है। आप देखिए इनके सभी नेताओं पे इंक गिरता है, ये इंक प्रोपेगेंडा इनका कॉपीराइट है आम आदमी पार्टी का, इनकी राजनीति का कॉपीराइट यही है। और ये इनके 50% से ज्यादा जो इनके नेता हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हुए भी, उन पे केसेस होते हुए भी, अगर वो इस बात पे कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, तो आप इसी से देखिए इनकी कतनी करनी क्या है। इनके सांसद जी आते हैं तो उत्तर प्रदेश में कदम रखते ही जाति धर्म शुरू कर देते हैं। माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो कहते हैं ठाकुरों पे कार्रवाई हो रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को जो अपराधियों का भी धर्म देखते हैं। तो जो धर्म जाति बिखराव की राजनीति करते हैं वो आज कह रहे हैं कि हम क्रिमिनल नहीं है। आप तो बातों से, आपके बयान क्रिमिनल वाले हैं, और फिर भी आप इतनी आराम से कहते हैं हम साफ सुथरी पार्टी है। देखिए उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारतवर्ष हो, उसको स्वच्छ करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि उसके सशस्त्र नेता स्वार्थ हित के लिए नहीं, देश हित और प्रदेश हित के लिए काम करते हैं। और आप अगर ये मंशा हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखी है तो इसका स्वागत सभी को करना चाहिए, क्योंकि राजनीति का अपराधीकरण होने से आम जनता को भी मुश्किल होती है और नेताओं को भी होती है, कार्यकर्ताओं को भी होती है। तो अगर इसको सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया तो निश्चित तौर पे राजनीति से अपराधीकरण खत्म होने में समय नहीं लगेगा। पर विपक्षी पार्टियां इसको संरक्षण देने का काम करती हैं। सपा में देखिए प्रजापति बीपीएल कार्ड होल्डर थे, आज करोड़पति बन गए, एक टर्म के मंत्री बनते। ऐसा कौन सा धंधा मंत्री बनते कर देते हैं कि ये करोड़पति बन जाते हैं। आप देखिए सपा हो कांग्रेस हो, इनके नेताओं का अगर देखिए रिकॉर्ड तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लग गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो है ये लोग अपराधीकरण को संरक्षण देना चाहते हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये भी समझना चाहते तो आज खुले मुंह से सभी पार्टियां एक साथ होकर समर्थन करती हैं। इनको कोई कुछ नहीं करना, इनकी मंशा में शक है। इनसे पूछा जाए कि जय शाह के अकाउंट में नोटबंदी के समय इतना सारा पैसा आया था तो कहां से आया था, आज तक सबूत दिया, बताया उनको, ला यहाँ पर। जय शाह जो बैठा हुआ है बीसीआईसीआई का चेयरमैन बनकर, कैसे बैठा हुआ है? तो ये दूसरों के बताएंगे कि तुम्हारे घर में आग लग गई और लगाने वाले कौन थे, मगर अपना घर पे देखो ना कि अगर इतिहास रच रहे हो, आप चाहते हो कि एक साफ स्वच्छ देखिए जैसा अपने बिजनेस कर रहे हैं। आपके नेता कौन से बिजनेस कर रहे हैं? जैसा का अपना बिजनेस है, वो राजनीति में नहीं है, वो उसका अपना बिजनेस है। लेकिन आपके नेता क्या बिजनेस कर रहे हैं? मंत्री पद होते ही समाजवादी पार्टी अपनी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है पंचायत का। पुराने नोट पड़े हैं, आप नोटबंदी को कोसते हैं, पर नोटबंदी का असर देखा होगा पुराने नोट सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं देखकर। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है, आर्थिक रिफॉर्म किया गया, आप भले हाहाकार मचा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसकी मार उस भ्रष्टाचारी लोगों पे पड़ी है। ये उसके लिए तैयार संचय करते रहे, ये कह रहे हैं कि हम समर्थन देंगे, ये तो तैयार है। आप लोग अब तक तैयार नहीं, अपने को तो नाड़े बना दे रहे हैं। तो राजनीति में अपराधीकरण पंचायत चुनाव लड़ेंगे, आप पंचायत चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पहले वहां पर उनका इस्तीफा ले, अमित शाह का इस्तीफा ले, तब बताए ना कि क्या बात कर रहे हैं लोग। ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं। इनको क्या पता कि इनको क्या होता है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म और राजनीति लेकर आ जाएंगे। अभी पाकिस्तान और चाइना लेकर आ जाएंगे, क्योंकि जब इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसके बाद छोड़ते ही 56 इंच का सीना इनका गायब हो जाएगा और लोग बैठ के फिर बोलेंगे ताली आप ये कह रहे कि जनता बेवकूफ है।
जनता जनता को ना समझ है। बेवकूफ ये लोग बहुत अच्छी तरह बनाना जनता जानते हैं। बेवकूफ है। गुमराह तो और जनता किसानों को को बेवकूफ क्यों नहीं बना पा रही है? किसानों को बेवकूफ क्यों नहीं बना पा रही है? किसान ने तो आपका सहारा भी नहीं लिया। किसान अपने दम पर लड़ रहा है, सरकार के खिलाफ है, सरकार से लड़ रहा है, लोहा ले रहा है सरकार से। फिर अगर इतनी बेवकूफ है तो किसान क्यों बहकावे में नहीं आ रहा है इनके? क्या समझ ये गए ना, वो समझ राजनीति गए, में वो अपराधीकरण जान गए। आज नहीं किसान है, खड़ा कहता है ना कि परिवारवाद हमने नहीं इनको है। वोट देकर यहाँ बिठाया था। आज वही किसान बॉर्डर पे खड़ा वही कहता है कि मैंने अपना वोट देकर इनको यहाँ बिठाया था, इसलिए नहीं बिठाया था कि मेरा नुकसान करो, मुझे अपनी नस्लों के लिए लड़ना पड़े। वो बेचारे आज अगर 47 दिन से डटे हुए हैं बॉर्डर पे, तो यहाँ जिस देश का प्रधानमंत्री को सुनने के पास समय नहीं है, वो सिर्फ दूसरा अपने मन की बात करता है। किसानों के मन की बात सुनी नहीं है आज तक उसने। तो ये लोग क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है? कितने लोग मर गए वहां पर, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, उस पर बात नहीं करेंगे। इनसे पूछा जाए बुलंदशहर कांड हो गया, उसका जरा बता जब दीजिए। वो किसान आत्महत्या कर रहे थे, रेत तले दबे थे, तो ये जो आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तब क्यों नहीं करे? देश के हजारों किसानों ने आत्महत्या कर लिया, प्रदेश के किसानों ने आत्महत्या कर लिया। सरकार में आप बैठे हैं ना, सत्ता में मदमस्त बैठे सरकार में थे। आप बैठे हैं आज ना, कृषि आप किसान बहुत बड़ी बड़ी किसान बातें करके कानून सरकार लाके में आए थे। उनकी आर्थिक वही स्थिति किसान जो मजबूत अन्नदाता करने है, का वही सरकार बात आपको कर गद्दी रही पर है, बिठाया तो था आप घड़ियाली और आपने आंसू उसी बहा को रहे छल हैं। लिया, उसी किसान को छल लिया। खैर आपसे उम्मीद कुछ नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप लोग छलने वाले ही लोग हैं। आप हम लोग तो ला ही रहे हैं, एक हम सेकंड, तो एक ही मिनट, किसानों क्योंकि की आम आपने- जनता की स्थिति में सुधार ला रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता अपना परिवार नहीं भर रहे, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। पर बैठकर भाषण दीजिए, रटी रटाई बातें कहते रहिए, पर आप आप इनकी किसी एक- बात का जवाब नहीं देंगे। आपने आप पूरी डिबेट में अनिरुद्ध जी, आपने एक बार भी इस बात की तारीफ नहीं की कि ये फैसला सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हमारी सरकार, आपने जैसा जिक्र किया, आप उस बात पर एक भी बार नहीं आए। नहीं, मैंने कहा, आपने एक भी बार ये नहीं कहा कि अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा पूजा जी हम तो उस लाइन पे ही चल रहे हैं। नहीं, आपने कहा नहीं एक बार कि हमारे आगे नेता आप उसी लाइन इसको पे चल और रहे हैं। आप इसको और आगे। मैंने आपको फिर एक आंकड़ा दिया, आप उस पर आप खामोश हो गए। आपने कहा कि जब आपने जो दागी है उनको निकाल दिया तो आपकी तो जो सरकार थी वो नहीं आ पाई और आपकी हार की एक बड़ी वजह वो थी, आपने खुद ये स्वीकार किया ना। जो हमने निकाले थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया उन लोगों को। तो बताइए कहां से इनका चरित्र है? ये इनका चरित्र कैसे, दोहरा चरित्र वाले कैसे लोग हैं लोग कि हम लोग उनको निकाले और ये लोग अपनी पार्टी में शामिल करें? अगली बार क्या गारंटी है कि आप नहीं शामिल करेंगे? ये उनको मंत्री बनाएंगे। आपका भी बिल्कुल इतिहास नहीं शामिल बताया ना करेंगे। ए.के. मिश्रा ने, बिल्कुल नहीं शामिल अभी करेंगे। आपका इतिहास बताया ना इन्होंने कि सबसे ज्यादा दागियों को आपने अपने मिश्रा- पास लाया, मिश्रा जी आपने ने- उनको मंत्री मिश्रा बनाया, जी ने इतिहास पॉपुलर आपने बताया। किया। आपको पूजा जी- ऐसा क्या था उनसे, क्या लगाव था? कोई लगाव नहीं दागियों से था। क्या लगाव था समाजवादी पार्टी कोई को? लगाव नहीं समाजवादी था। पार्टी की सत्ता से जाने की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि उसके पास इतने दागदार लोग हो गए थे कि पार्टी पर ही दाग लगने शुरू हो गए। कि मिश्रा मैं गलत बोल रही हूँ क्या? एक मिश्रा जी गलत बोला क्या मैंने? ये है शुरुआत ही, मैंने आपको बोला जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियों ने एज ए स्ट्रेटेजिक टूल की तरह दागदार लोगों को, दागदार नेताओं को सत्ता हथियाने के लिए प्रयोग किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फेरबदल बोलूंगा, जब प्रदेश की राजनीति में अगर कोई उलट पुलट हुई थी। आप देखिए एक टाइम ऐसा होता था कि आप कहीं पे भी देख लीजिए, हर एक दो सीट छोड़ करके कोई न कोई बाहुबली नेता होता था। यूपी में कहां से शुरू करेंगे साहब, आप मुख्तार अंसारी से लेके कहीं तक शुरू करके देख लीजिए। पुराने टाइम में इन सब का उद्भव कहां से हुआ, कौन सी पार्टियों से ये सब का उद्भव हुआ? अब हुआ क्या, भस्मासुर की तरह वो आपके गले पड़ गए। आप लोगों को ये डिसीजन लेना था कि भाई दागियों के कारण हम अपना पीछा छुड़ाएं कि सरकार गंवाएं। आपने सेक्रीफाइस किया। अगर आप एक कारण ये मानते हैं कि दागियों के कारण आपकी सरकार चली, तो पैदा भी आप ही लोगों ने किया था। रही बात जो बार बार आप ये बोल रहे हैं, होता क्या है कि इतनी बड़ी जनता है, वो चुनाव में जब आप जाते हैं तो आप क्यों नहीं जनता को सम्मोहित कर पाते हैं, जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं? जो जीता वही सिकंदर। अगर वो जीत रहे हैं, बीजेपी वाले जीत रहे हैं, तो झांकिए आप अपने अंदर, न कि किसी को क्रिटिसाइज करिए। आप अपने आप को मजबूत करिए। और मजबूत कैसे करेंगे, ये तो मैंने सारी पार्टियों के लिए बोला है कि दागदार नेताओं को हटाना है। तो आप भी इस मुहिम में अपना जो है एक मुहिम चलाइए, आप डिक्लेयर करिए, नेशनल लेवल के नेताओं से डिक्लेयर करवाइए कि हाँ भाई ये चीज जो है हम भी हटा रहे हैं, आप भी हटाइए। दागी नेताओं का हम बाइकाट कर रहे हैं। टीवी पे एक दूसरे को बोल देने से पहले, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले आप हो रहा है। जब चुनाव होगा तो फिर वही चीज होगी, लिस्ट वही सामने आ जाएगी। उनसे पीछा छुड़ा पाना इन लोगों का मुश्किल हो गया है। दागी नेताओं से पीछा छुड़ाना इन लोगों का मुश्किल हो गया है। ये लोग चाहते भी हैं, अगर कोई चाहता भी है तो पता चला कि दागी नेता ही इतने ज्यादा इन लोगों ने पैदा कर दिए कि वो पूरी पार्टी ही खत्म होने के कगार पे आ जाती है, हाशिए पे आ जाती है। अब इस समस्या का समाधान क्या हो, आप लोग सोचिए। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आज की चर्चा का जो सार है वो यही कि तमाम पार्टियों को अपने स्तर पर पहले फैसला लेना चाहिए कि क्या
वो वाकई चाहती हैं कि राजनीति में अब स्वच्छता आए, और अगर स्वच्छता आए तो पहले अपने दागियों को बाहर का रास्ता दिखाएं और साफ छवि के लोगों को, जो वाकई राजनीति में समाज सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप एंट्री देते हैं तो पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा और देश की जनता के लिए भी अच्छा होगा। नमस्कार।